नमस्कार, पेश आज का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। बात दिल्ली की, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कतई कोई बातचीत इस बारे में नहीं कि साहब सर्वे में शीला दीक्षित आ गए या अरविंद केजरीवाल नए प्लेयर हो गए या विजय गोयल नहीं बन पाए और हर्षवर्धन को बीजेपी ले आई। ये सब नहीं। मसला और मुद्दा सिर्फ एक लाइन का कि इस शहर दिल्ली को, जो कि देश की राजधानी है, और इसके लोगों को क्या चाहिए अपनी सरकार से। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसको ध्यान से समझिएगा, और ये आपकी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार आप वो इन्फॉर्म्ड वोटर होंगे, वोट डालने वाले होंगे, जो इन नेताओं का और पार्टियों की तकदीर का फैसला करेंगे। दिल्ली के पास बहुत सारी पावर्स हैं और बहुत सारी पावर्स नहीं हैं। तो सरकारों से जब आप गवर्नेंस के पॉइंट पर, सरकार चलाने के पॉइंट पर बहुत सारी चीजों की उम्मीद रखते हैं, तो यह समझना आपको बहुत जरूरी है, और उसी कसौटी पर आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए बेहतर उम्मीदवार और पार्टी क्या है। इस डिबेट को सुनिए और उसके हिसाब से अपना जजमेंट बनाइए। मेरे साथ यहां पर बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं आज मुकाबला में, और मैं कोशिश करूंगा कि इनके आज ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकूं, ताकि समझ सकूं कि इनका मूड क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ओपनिंग कमेंट्स लूंगा यहां पर अपने पैनल से। मैं आपको जल्दी से मिला दूं, मेरे साथ मनोज मिश्रा साहब मौजूद है, जो कि मेट्रो एडिटर है जनसत्ता के। मेरे साथ प्रताप सोमवंशी मौजूद है, जो कि सीनियर एडिटर, रेजिडेंट एडिटर है हिंदुस्तान के। आप दोनों लोग जर्नलिस्ट के तौर पर दिल्ली को बहुत लंबे वक्त से देखते आए हैं। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद है, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। विजेंद्र गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में। और हारून यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो कि पावर मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। सबसे पहले मैं ओपनिंग कमेंट्स लूंगा इस बात पर कि दिल्ली को आखिरकार क्या चाहिए। मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले तो दिल्ली में जो सरकार बनने वाली है, उसके पास अधिकार और चाहिए, क्योंकि फिर जो स्पेसिफिकली क्या क्या अधिकार, जैसे ये बड़ी बहस रही है, लेकिन लोग इसको पिन पॉइंट नहीं कर पाते। जब ये 1993 में जब पहली विधानसभा बनी है, हाँ, वो जो संविधान में 339A संशोधन हुआ, उसमें पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, जमीन और राजनिवास यानी LG हाउस, 1, 2, 18 इसको कहते हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे अधिकार जो दूसरे विधानसभा को होते हैं, इस विधानसभा को दिए गए। लेकिन अभी भी वैधानिक रूप से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है कोर्ट की नज़र में। इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर सारे अधिकार केंद्र सरकार के उसी तरह से हैं जिस तरह से दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में है। दिल्ली का अपना IAS का कैडर नहीं है, दिल्ली का अपना प्रादेशिक सेवा का कैडर इंडिविजुअल नहीं है। इसकी आड़ में दिल्ली में जो भी शासन करने वाले होते हैं, वो आसानी से जो काम हो जाता है उसकी वाहवाही तो खुद ले लेते हैं, जो काम नहीं हो पाता है उसके लिए कहते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। और ये लगातार होता जा रहा है। हाँ, अभी दिल्ली में नगर निगम 3 हिस्सों में बांटा गया, और आप सबकी जानकारी में है कि इसमें शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री है उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन आखिर तक केंद्र सरकार ने उसमें वो संशोधन करा लिए जिसके तहत नगर निगम भी उसी तरह स्वशासी होगी जिस तरह से दिल्ली विधानसभा है। और ये फिर एक नए विवाद दिल्ली में, या तो नगर निगम पहले की जैसा रहता, ठीक है, या विभाजन किया गया तो उसको प्रादेशिक सरकार के अधीन किया जाता जैसा बाकी राज्यों में होता है। लेकिन वैसा न करके उसे फिर स्वशासी कर दिया गया, यानी फिर एक समानांतर सत्ता का केंद्र नगर निगम फिर से बन गई। दिल्ली सरकार ऑलरेडी है, और जो मैंने कहा 1, 2 और 18 लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और LG हाउस के विषयों में ऑलरेडी केंद्र सरकार एक समानांतर सरकार, तो एक दिल्ली में कई सरकारें चल रही हैं, और इसका फायदा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक दिल्ली में कई सरकारें चल रही। प्रताप, देखिए, एक मनोज जी ने जैसे व्यवस्था का सवाल बताया, इसी तरह अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली का जो पूरा समाज है वो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है।
यानी एक दिल्ली हो गई जो झुग्गियों की दिल्ली, एक दिल्ली हो गई जिसको आप दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली कहेंगे, एक दिल्ली हो गई जो आरके पुरम और आसपास कॉलोनियों की दिल्ली, एक हो गई जो प्रवासियों की दिल्ली। तो ये अर्बनाइजेशन में सारे बड़े शहरों की तकरीबन समस्या है। जी हाँ, तो इसी तरह से जब किसी बड़े शहर की हम बात करते हैं, खासतौर पे देश की राजधानी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये लगता है कि फिर इन सब के सवाल यहाँ जाति के सवाल के समानांतर जैसे अगर दूसरे राज्यों में होते हैं तो यहाँ ये वर्ग हो जाते हैं अलग अलग। तो इन वर्गों के सवाल पे हमको खासतौर पे देखना होता है, इनकी अलग अलग मांगे हो जाती हैं और हम इनको अलग अलग वोट के चश्मे से देखने लगते हैं। यानी आपको साल भर में ये दिखता है कि 10 घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से अनऑथराइज कॉलोनी के लिए आएंगी। अलग अलग आर्थिक सामाजिक व्यवस्था दिल्ली के बनने की, नए दिल्ली के बिल्कुल बनने की, और उसी के तरह राजनीति उसको देखती है कि हाँ ये चीजें हैं, इसके इतने वोट हुए, अनऑथराइज कॉलोनी के वोट हुए, इतने वोट हुए, जो राइट टू फूड का सवाल है कि अगर दिल्ली में लगाया जाए तो कहाँ कितने बनते हैं, इसी तरह से बनाया जाए कि कर्मचारियों का सवाल है तो कितने बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगर बाकी राज्यों से आप तुलना करते हैं तो वहां जाति का गणित देख लिया गया, क्षेत्र का गणित देख लिया गया, यहाँ इस तरह के पॉकेट, यहाँ पे इलाकों का गणित देख लिया गया। जी हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दोनों रखे हैं। संजय, आप एक जमीन पर आप लोग घूमकर इतना काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके हिसाब से दिल्ली को जरूरत क्या है, जो दिल्ली की जरूरत है? देखिए, दिल्ली की जो जरूरत है वो बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग क्षेत्रों की, दिल्ली के अलग अलग भागों की अलग अलग जरूरतें हैं। एक लुटियंस की दिल्ली है जो जहां पे आपको तमाम सुविधाएं आराम से मिल रही हैं, लोगों को आराम से पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, सड़कें भी अच्छी हैं। लेकिन एक दिल्ली जो आउटर दिल्ली है, या कह लें कि जो अनऑथराइज कॉलोनी वाली दिल्ली है, झुग्गी बस्ती वाली दिल्ली है, उसकी समस्या क्या है वो जानना जरूरी है। वहां गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, वहां पे बिजली और पानी उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी, महंगाई का बहुत बड़ा सवाल है। उसको हम कैसे हल कर पा रहे हैं, सरकारों की ओर से उस तरफ कितना प्रयास हुआ, ये देखना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में जो पिछले दिनों सामने आया है वो कानून व्यवस्था का है, जिसपे दिल्ली प्रदेश की सरकार कभी सामने आके वो कोई बात नहीं कहती, वो तुरंत टाल देती है कि साहब ये होम मिनिस्टर जाने, ये केंद्र की सरकार जाने। और कुल मिला के इस कानून व्यवस्था के नाम पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में जो फुटबॉल खेल, लॉ एंड ऑर्डर पे जो आम जनता का आक्रोश था शीला दीक्षित के खिलाफ, उससे शीला दीक्षित इसीलिए बच गई क्योंकि वो डायरेक्टली उसके लिए जिम्मेदार नहीं थी। अन्यथा दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है, आज महिलाएं दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो दिल्ली को एक बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतें सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध हो सके। जब आप कहते हैं, मेरे ख्याल में मनोज और इन्होंने दोनों ने बहुत एक्यूरेट पॉइंट्स रखे हैं, बहुत सही बात रखी। जब आप कहते हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए, फिर मूल मुद्दा यह होगा कि फिर आप वो कानून व्यवस्था तो हासिल तभी कर सकते हैं जब आपके पास कानून हो, मतलब मेरा कानून से मतलब पुलिस हो आपके अंतर्गत, तब आप उसकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा विज्ञान, लेकिन यहां सवाल नियत का आ जाता है। सवाल यह है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है। अगर आपने जैसे दामिनी के कांड के बाद शीला दीक्षित जी ने कहा कि हमने गृह मंत्री जी से अनुरोध किया है कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में की जाए, जब गृह मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई अनुरोध हमसे किया गया नहीं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने बचने का भी रास्ता बना के रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी अगर घटना हो तो उस पर सीधे हमारे ऊपर कोई आरोप ना आए। इसलिए ठीक है, केंद्र सरकार के पास रहती है तो रहे, कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो हम इन चीजों से बचे रहे। हमारे पास पीडब्ल्यूडी जैसा मंत्रालय रहे, हमारे पास स्वास्थ्य जैसा मंत्रालय रहे, हमारे पास पानी रहे, बिजली रहे, जिसके नाम पे हम अपना पूरा खेल चला सकें। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई विवादित विभाग न रहे। ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप पुलिस को अपने अंडर में लेने को लेके कोई गंभीर कदम नहीं उठाते, कोई गंभीर प्रयास नहीं करते।